संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर्थ साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई की मांग वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। विष्णु ने कहा कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस B.R. गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। विष्णु ने कहा कि याचिका में एक निवेदन दाखिल करने की मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। दूसरी याचिका वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर की गई है। याचिका के जरिए मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के गठन की मांग की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान वहां पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीते दिन कहा था कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और CJI संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। इस मामले पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं पार्टी ने अपने सांसद के इस बयान से कन्नी काट ली है। ऐसे में ये बयान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी चर्चा में रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम पर आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम देश के राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहाँ कई घर ऐसे मिले जहाँ से परिवार पलायन कर चुके हैं और लूटपाट के बाद उनके घरों को जला दिया गया है। सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, महिला आयोग की टीम ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया, जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि यहाँ लोग इतने दर्द में हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में कुल लोगों की तुलना में ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ये एक फैक्ट है। चुनाव आयोग ने हमें शाम करीब 5:30 बजे एक आंकड़ा दिया और 2 घंटे में करीब 7:30 बजे तक 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, जो असंभव है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए ये बिल्कुल साफ बात है कि चुनाव आयोग से समझौता किया गया है। सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। इससे पहले चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि वोटर्स लिस्ट में हेरफेर के बारे में राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए गए आरोप निराधार थे। आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि इस बार वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली की पूर्व CM आतिशी ने कहा, बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद अपनाकर सरकारें बनाती है। दूसरी पार्टियों को तोड़कर बीजेपी सरकार बनाती है। MCD चुनाव को गुजरात चुनाव के साथ कराया गया, लेकिन उनकी कोई कोशिश सफल नहीं हुई। पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी तोड़कर लेकर गई। हम किसी भी विधायक या पार्षद को खरीदने बेचने में यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि कूड़े के पहाड़ हो, रोड के ऊपर ट्रैफिक हो, रोज रोज हत्याएं हो, दिल्ली का प्रदूषण हो, जल भराव की समस्या हो, दिल्ली में झाड़ू लगाना हो, अब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी देखे और दिल्ली के लोगों को कुछ करके दिखाए। आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने के फैसले के बाद अब
बीजेपी की तरफ से आपके इस कदम पर निशाने साधे जा रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, आम आदमी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि वो दिल्ली नगर निगम में न सिर्फ बहुमत खो चुकी है, बल्कि पिछले 2.5 साल में नगर निगम का प्रशासनिक और रखरखाव कार्य दोनों ठप कर दिए हैं। इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी त्याग का नाटक कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जहां आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव से पीछे हटने पर पार्टी को घेरने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस और आप के गठबंधन की भी बात कही है। उन्होंने कहा, संभव है यहां से आगे आप और कांग्रेस गठबंधन करें। हालांकि इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था और अकेले ही मैदान में उतरे थे। दरअसल दिल्ली में सोमवार यानी 21 अप्रैल को एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। इसी दिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मेयर चुनाव 25 अप्रैल को होना है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जानी थी, लेकिन अब आपने ऐलान कर दिया है कि वो मैदान में नहीं उतरेगी। पिछले 3 सालों से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। पहले साल आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल को चुना था। इसके बाद दूसरे साल भी यही लोग मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर काबिज रहे। तीसरे साल में रिजर्व सीट होने की वजह से इस सीट पर मुकेश कुमार खींची मौजूदा वक्त में मेयर है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर 21 अप्रैल को भारत पहुंच चुके हैं। वेंस का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह टैरिफ वॉर को माना जा रहा है। वेंस जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका स्वागत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस दौरान वेंस के बच्चों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बच्चों को देखकर हैरान होने की वजह उनका पहनावा था। अमेरिकी होने के बाद भी वेंस के बच्चे भारतीय परिधान में नजर आए। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि वेंस के दोनों बेटे कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, जबकि बेटी अनारकली स्टाइल के सूट के साथ कढ़ाई वाली जैकेट पहनी हुई थी। विमान से दोनों बेटे वेंस के साथ उतरते हैं, जबकि बेटी को उतरने में दिक्कत होती है तो खुद उपराष्ट्रपति उसे गोद में उठाकर नीचे उतारते हैं। विमान से उतरने के बाद दोनों बेटों और बेटी से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात की। इस दौरान मंत्री वेंस के सबसे बड़े बेटे के साथ कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। उपराष्ट्रपति वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। यही कारण है कि बच्चों ने भारतीय परिधान पहना हुआ था। इस दौरान खुद उषा रेड कलर की स्टाइलिश मैक्सी ड्रेस पहनकर आईं, जिसे उन्होंने व्हाइट ब्लेजर के साथ पेयर किया। भारतीयों के बीच इसने एक खास जुड़ाव पैदा किया और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी टैरिफ वॉर के बीच जेडी वेंस का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में 17वें सिविल सेवा दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोक सेवकों को संबोधित किया। लोक सेवकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं सिविल सेवा दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष का सिविल सेवा दिवस कई कारणों से बहुत खास है। इस वर्ष हम अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का भी वर्ष है। एक ऐसा सिविल सेवक जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाता है और ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से भरा हुआ है, जो राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करता है। जब हम विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज हम विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये शब्द और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी नौकरशाही और नीति निर्माण पुरानी प्रणालियों पर काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2014 से ही व्यवस्थागत बदलाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया है। हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत का आकांक्षी समाज
चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस वर्ष की सिविल सेवा थीम भारत का समग्र विकास है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। समग्र विकास का मतलब है कि कोई भी परिवार, नागरिक या गांव पीछे न छूटे। वास्तविक प्रगति छोटे बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सार्थक प्रभाव के बारे में है। हर घर में स्वच्छ पानी होना चाहिए और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शासन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित होती है कि योजनाएं लोगों तक कितनी गहराई से पहुंचती हैं और उनका जमीनी स्तर पर कितना वास्तविक प्रभाव पड़ता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश भर में मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है। ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हैं। जो व्यक्ति और उनकी माताजी जो 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, उन पर देश की जनता क्या विश्वास करेगी। उन्होंने कहा कि जो राहुल बेल पर है, अगर वो विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे तो जनता भरोसा नहीं कर पाएगी। संबित पात्रा ने कहा कि ईडी की चार्जशीट चिदम्बरम साहब पढ़े होंगे। बोगस विज्ञापन के जरिए ये प्रॉपर्टी को जरिया बनाकर पैसा लिया जा रहा था। ईडी ने चार्जशीट में साफ कहा है कि दिल्ली, भोपाल आदि जगहों पर सभी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड की, उसके जरिए प्रोसीड ऑफ क्राइम किया जा रहा था। 18 करोड़ का बोगस विज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जब अखबार ही छप नहीं रहा तो विज्ञापन कैसे। 38 करोड़ का एडवांस किराया है। संबित पात्रा ने कहा कि कई कंपनियों ने एडवांस रेंट दे दिया, लेकिन किसी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। कुल मिलाकर 988 करोड़ का मामला ये अलग से है। वहीं संबित पात्रा ने कहा, राहुल विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाकर चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज बताते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी उसी समय झारखंड में चुनाव हुआ था, क्या हेमंत सोरेन से समझौता किया था? उसी समय प्रियंका का चुनाव वायनाड से हुआ था, क्या झारखंड हेमंत सोरेन चुनाव आयोग से समझौते के तहत जीते? ये आप हेमंत सोरेन से पूछिए। प्रियंका गांधी की जीत क्या कॉम्प्रोमाइज्ड थी? भारत में सजीव लोकतंत्र है। विदेश जाकर भारत पर हमला करने वाले राहुल, याद रखें कि वो चोर हैं, डकैत हैं, बेल पर हैं। माँ और बेटे ने डकैती की है। राहुल जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। राहुल गांधी टेरर हैं। राहुल और उनकी माँ बचने वाले नहीं हैं। वो ईडी के गुस्से को इसी पर निकाल रहे हैं। ईडी आपको छोड़ने वाले नहीं, आप जेल जाएंगे। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट में कुल 34 खिलाड़ियों को जगह मिली है। बड़ी बात यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की कॉन्ट्रैक्ट में फिर से वापसी हुई है। वहीं कई खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। भारत के मेंस क्रिकेटरों का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए है। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा गया है।
हर खिलाड़ी को उसके ग्रेड के मुताबिक सालाना रकम बीसीसीआई की ओर से दी जाएगी। सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपए ए प्लस ग्रेड के खिलाड़ियों को मिलते हैं। वहीं ए ग्रेड में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि बी ग्रेड के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए। वहीं सी ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ए प्लस ग्रेड में 4 खिलाड़ियों को जगह दी है। उसने रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस ग्रेड में रखा है। वहीं ए ग्रेड में 6 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी ग्रेड में श्रेयस अय्यर की वापसी होती दिखी है। श्रेयस के अलावा इस ग्रेड में शामिल 4 और खिलाड़ियों सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल हैं। सी ग्रेड में कुल 19 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें से एक ईशान किशन है। ईशान किशन के अलावा इस ग्रेड में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के नाम हैं। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में आज इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ 4 साइड्स टीवी।